हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? चलिए, तो हमने स्टार्ट कर दिया है क्रॉप के पेस्ट के बारे में और हम पढ़ चुके हैं राइस के पेस्ट के बारे में। आज हम सीरियल क्रॉप में बाकी की जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि वीट के बारे में बात करेंगे, मेज के बारे में बात करेंगे, कॉटन के बारे में बात करेंगे, शुगर केन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्रॉप्स रहने वाले हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था, अब थोड़ा सा आपको एक्टिव हो जाना है, क्योंकि अब जो हम थोड़ी से ज्यादा क्रॉप्स को कवर करने वाले हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एग्जाम, हमें अब थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ाना है। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बात बताएंगे, आप में से बहुत सारे बच्चों ने यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दिया होगा कल। दिए? कुछ बच्चों ने तो डेफिनेटली दिया होगा। दिया एक बेटा कल एग्जाम, और वहां पे एंटोमोलॉजी के 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें से वन ऑफ द क्वेश्चन वाज, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं, और मैं आपसे वो क्वेश्चन भी पूछने वाली हूं कि जो गंधी बग है वो किसका पेस्ट है। हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था कि बहुत सारे एग्जाम्स में, परसों ही डिस्कस किया था कि पूछ लिया जाता है क्रॉप का पेस्ट कौन है, या ये पेस्ट कौन सी क्रॉप का है। यहां पे पूछा गया था ये पेस्ट कौन सी क्रॉप का है। तो आप सबको मैंने पढ़ाया था इसके बारे में। परसों हमने डिस्कस किया था कि जो गंधी बग है वो आपका राइस का पेस्ट है, लेप्टोकोरियोसा एक्यूटा। पढ़ा था ना बच्चों? तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक क्वेश्चन लेबलिंग से पूछा गया था कि जो पेस्टिसाइड हैं उनमें जो लेबलिंग होती है, लेबल क्या दिया जाता है, किस तरह से दिया जाता है, जिसको हम खा नहीं सकते या किसी एनिमल को नहीं खिला सकते, ह्यूमन के लिए नहीं है, तो उस पे लेबल दिया होता है कि फीड के लिए नहीं है, फॉडर के लिए नहीं है ना। ये कंपल्शन है कि जितने भी पेस्टिसाइड हैं उनमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना कंपल्सरी है, लेबल में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपके इंसेक्टिसाइड रूल्स है 1968 के, ये पूरी इंफॉर्मेशन बताते हैं कि किस केस में क्या होना चाहिए, राइट। तो ये भी हमने क्या है, बेसिकली पेस्टिसाइड के वाले के बारे में भी थोड़ी बहुत बात की थी, राइट। ठीक है जी, ओके। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन कौन सा पेस्ट आपके पल्सेस पे अटैक करता है, कितने नंबर ऑफ पेस्ट अटैक करते हैं, 1 है, 2 है, 3 है। तो वहां पे लिस्ट दी गई थी पूरी, और पूछा गया था बताओ इसमें से कौन कौन पल्सेस के पेस्ट है। तो मैंने आपको एक चीज भी बोली थी जब हमने परसों स्टार्ट ही किया था टॉपिक, क्या कि देखो, जब आपको कई बार क्वेश्चन पूछता है आपको लिस्ट पूरी पता होनी चाहिए, और मैंने स्पेशली साइड में आपको लिस्ट बनवाई थी या नहीं बनवाई थी? बनवाई थी ना। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था शुरू में, और पहले ही साइड में मैंने लिस्ट भी बनवा दी थी। तो जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस बने वो उसी तरह से बने जैसा कि हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे भी जब हम बात करते हैं एएफओ पॉइंट ऑफ व्यू से, बताना ये चाह रही हूँ कि आप बच्चे और भी एग्जाम्स दोगे, सिर्फ एएफओ तो नहीं दोगे, और भी एग्जाम्स दोगे ना। तो सिंपली ये बताना चाह रही हूँ कि आपके अगर बेसिक्स स्ट्रांग होंगे, चीजें आपने पढ़ी होंगी, तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। एएफओ में अब क्या होता है, या तो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट पूछ लिया गया कौन किसका पैरासिटॉइड है, या फिर सेरिकल्चर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, या एपिकल्चर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, राइट। तो डायरेक्ट पूछा जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एएफओ पॉइंट ऑफ व्यू से, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक कैसा पूछा जाता है, लॉन्ग स्टेटमेंट का, कि जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको क्या कर लेंगे, लॉन्ग कर देंगे, थोड़ा सा लंबा कर देंगे स्टेटमेंट को, और उसके बाद में उससे रिलेटेड चीजों को पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था लॉन्ग स्टेटमेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंट्स मिलते हैं आपको लॉन्ग टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स में, ओके। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका सेरिकल्चर से भी था कि मलबरी सिल्क हमें किससे मिलता है, मलबरी सिल्क वॉर्म किसको बोलते हैं। सारे सिल्क वॉर्म के टाइप पढ़े थे, उसमें टेम्परेट जो आपका तसर है, ट्रॉपिकल तसर है, सिल्क वॉर्म है, उनके भी नाम दिए गए थे। बॉम्बिक्स मुराय उसका आंसर था, आपको बस सिल्क वॉर्म आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा वाला मलबरी सिल्क वॉर्म है, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर अभी अच्छे से पढ़ोगे तो चीजें डेफिनेटली एग्जाम में सॉल्व करोगे और कॉन्फिडेंस आएगा, ओके।
तो एग्जाम देते रहा करो, उससे पैटर्न पता चलता है। जो एलिजिबल थे बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप लोग भी सारे एग्जाम्स दिया करो, जो भी अच्छे एग्जाम निकलते हैं उससे ना आपको एक्सपीरियंस मिलता है। और जब क्वेश्चंस अच्छे होते हैं तो आपको एक अलग बेसिकली कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं हमने पढ़ा था, चीजें अच्छी हो रही है, बेटर हो रही है, तो एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है जी, तो मेरा पर्पस यही था कि आपको बताना टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे थे, क्या था। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आपको पता है कल हमने डिस्कस किया था इंसेक्ट पेस्ट ऑफ राइस के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं इंसेक्ट पेस्ट ऑफ व्हीट, मेज, कॉटन एंड शुगर केन। ये जो व्हीट है और दूसरा जो मेज है, बहुत ज्यादा पेस्ट नहीं है इसमें, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत लिमिटेड से चीजें हैं यहाँ पे, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। सबसे पहले तो व्हीट की पेस्ट की बात करते हैं। अब मैंने आपको बोला है कि टेबल्स आपने खुद बनाने हैं जितने पॉसिबल होंगे। वैसे तो मैंने शॉर्ट नोट्स में सारे टेबल दिए हैं टू बी ऑनेस्ट, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हमने अपनी तरफ से ऐड करना होता है, कुछ चीजों को खुद से लिखना होता है। तो वैसे तो इस पीपीटी में मैंने हर एक क्रॉप के बाद में टेबल डाल दिया है ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो, लेकिन फिर भी अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है टेबल्स में तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं आर्मी वॉर्म ऑफ व्हीट। आर्मी वॉर्म ऑफ व्हीट का नाम है मिथिमना सेपरेटा। ठीक है, आर्मी वॉर्म ऑफ व्हीट का नाम है मिथिमना सेपरेटा। पानी 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 ठीक है, सो आर्मी वॉर्म ऑफ व्हीट का नाम है मिथिमना सेपरेटा। अब आर्मी वॉर्म ऑफ व्हीट की हम बात करते हैं। इसका नाम क्यों रखा गया है आर्मी वॉर्म? क्योंकि जब ये पेस्ट फीड करता है ये ग्रिगेरियसली फीड करता है। ग्रिगेरियसली का मतलब क्या होता है? ग्रिगेरियसली का मतलब होता है इन ग्रुप्स, इन ग्रुप्स, ग्रुप बना के फीड करता है, यानी कि बहुत इकट्ठा होके फीड करता है। इसीलिए आर्मी वॉर्म, आर्मी में क्या होता है बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, यहाँ पे भी क्या है बहुत सारे लार्वा इकट्ठे हैं, इसीलिए इसे हमने क्या बोल दिया आर्मी वॉर्म ऑफ व्हीट बोल दिया। अब आर्मी वॉर्म ऑफ व्हीट की क्या खास बात होती है? एक तो ग्रिगेरियस है, ग्रिगेरियस मतलब कि ग्रुप में फीड कर रहे हैं। दूसरा ये वोरेशियस है, वोरेशियस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा खाता है, जो बहुत ज्यादा खाता है। अब इसकी एक और खास बात है, मैं आपको भी बताती हूँ। अब आर्मी वॉर्म ऑफ व्हीट की एक और खास बात है क्या, कि ये जो आर्मी वॉर्म ऑफ व्हीट है ये बहुत ज्यादा खाता है, तो ऐसा लगता है कि फील्ड में किसी पशु ने या किसी एनिमल ने खाया। तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रेज्ड बाय कैटल अपीयरेंस देखने को मिलती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रेज्ड बाय कैटल अपीयरेंस देखने को मिलती है। जैसे लगता है किसी गाय वगैरह ने वहां पे चरती नहीं है, गाय खाती है कहीं पे ना घास वगैरह खाती है जाके, तो बिल्कुल साफ नहीं हो जाता है, तो वैसी अपीयरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो देख लेते हैं क्या बोलता है। द फ्रेशली emerged larvae spin threads from which they suspend themselves in the air and then with the help of air currents reach from one plant to another. अब आपने देखा होगा कि कुछ लार्वे ऐसे होते हैं कि वो किसी चीज को स्पिन करते हैं, पतला सा धागा होता है, या आपने देखा होगा जैसे जाला सा नहीं होता पतला सा, वो क्यों स्पिन करते हैं? ताकि वो हवा की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सके। तो यहाँ पे भी इसी पॉइंट को बताया गया है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम पढ़ रहे हैं व्हीट की डिजीजेस के बारे में। पहला पेस्ट है जो हमने शुरू किया है, तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली कि इसमें क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ एयर करंट एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जाते हैं। जो अर्ली स्टेजेस हैं, शुरू की जो स्टेजेस हैं, वो सॉफ्ट लीव्स पे फीड करेंगी, टेंडर लीव्स पे फीड करेंगी, लेकिन जो बड़ी स्टेजेस होंगी वो ओल्डर लीव्स पे फीड करेंगी, पूरे के पूरे उसको लीव्स को स्केलेटनाइज कर देगी। स्केलेटनाइज का मतलब क्या है कि पूरे के पूरे पत्ते को खा जाएगी, सिर्फ मिड रिब्स और साइड रिब्स जो होंगे वहां पे देखने को मिलेंगे, पूरे के पूरे पत्ते को खा लेंगे जो ओल्डर लार्वे होंगे, क्योंकि यंग वाले थोड़ा कम भी खाएंगे और कंपैरेटिवली जो ओल्डर वाले होते हैं वो क्या करते हैं ज्यादा खाते हैं।
ओल्डर लीव्स को, जो हार्ड पत्तियां हैं उनको भी चबा जाते हैं, यंग वाले थोड़ी सॉफ्ट पत्तियां चबा पाएंगे, है ना, तो इसीलिए ये यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है। अगला हमने अभी बात की कि फील्ड में ऐसे लगता है कि ग्रेज्ड बाय कैटल अपीयरेंस है, राइट। अब यहाँ पे आप इसकी फोटोज देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे लार्वे डैमेज कॉज कर रहा है, ऑब्वियस है। अगर आप लेपिडोप्टेरा ऑर्डर की बात करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया, लेपिडोप्टेरा बोलेगा यानी कि जो कैटरपिलर हैं वो डैमेज कॉज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अडल्ट कैसा स्टाउट बॉडीड है, मीडियम साइज है और ग्रेइश ब्राउन कलर का है, यहाँ पे देख रहे हो। ऑन दी फोर विंग्स 2 व्हाइट स्पॉट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो फोर विंग्स पे आप देखोगे 2 व्हाइट स्पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे और प्रोमिनेंट वेन्स, वेन्स देख रहे हो, बिल्कुल प्रोमिनेंट, मतलब कि क्लियर कट हमें वेन्स का नेटवर्क जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये हमारे फीचर्स हैं किसके, मिथिमना सेपरेटा के या फिर आर्मी वॉर्म के। अब यहाँ पे आप देखोगे ये कैटरपिलर है जो क्या कर रहा है, डैमेज कॉज कर रहा है, राइट। नाउ दूसरा हमारे पास में है गुजिया विविल। अब गुजिया विविल की अगर हम बात करते हैं, गुजिया विविल में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अडल्ट विविल ही डैमेज कॉज करती है। जो डैमेजिंग स्टेज है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास में अडल्ट विविल है, सिर्फ और सिर्फ अडल्ट इसमें डैमेज कॉज करते हैं, ये आपने याद रखना है। अभी तो हम सिर्फ जो फील्ड पेस्ट है उनकी बात कर रहे हैं, आगे चल के हम लोग बात करेंगे स्टोरेज पेस्ट की भी। तो स्टोरेज पेस्ट में भी आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेगी कि सिर्फ लार्वे डैमेज कर रहा है, सिर्फ अडल्ट डैमेज कर रहा है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अभी फील्ड पेस्ट में किसके बारे में, वीट की गुजिया विविल के बारे में, जिसमें आपके पास में जो अडल्ट विविल है वो क्या है, डैमेजिंग स्टेज है। इस पॉइंट को लिख लीजिए, ठीक है, राइट। नाउ नर्सरी का इंपॉर्टेंट पेस्ट है और ये क्या करता है, सीडलिंग्स को ग्राउंड लेवल पे कट कर देता है। सिंपली क्या करता है, सीडलिंग्स को ग्राउंड लेवल पे कट कर देता है, टैनिमिकस इंडिकस। नाउ अगली बात करते हैं टर्माइट्स के बारे में। टर्माइट्स के बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, अभी हम डिस्कस भी करेंगे। ओडोंटोटर्मिस ओबेसस, और ये जो टर्माइट्स हैं ये आपकी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट या सीरियस पेस्ट है ऑफ व्हीट इन इंडिया। सीरियस पेस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये टर्माइट वाला, सीरियस पेस्ट ऑफ व्हीट इन इंडिया। और डैमेज कौन कॉज करता है, वर्कर्स, ठीक है। डैमेज कौन कॉज करता है, यहाँ पे वर्कर्स डैमेज कॉज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, टर्माइट व्हीट का बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि डैमेज वर्कर कॉज करते हैं, सीरियस पेस्ट है, नाम पता होना चाहिए, ओडोंटोटर्मिस ओबेसस, आइसोप्टेरा को बिलोंग करता है, टर्मिटिडेस में क्या है, फैमिली है, ओके। अगला हमारे पास में है व्हीट एफिड, मैक्रोसिफम मिस्केंथी। अब एफिड्स भी हमने पॉलीफेगस पेस्ट में पढ़े थे। अच्छा, टर्माइट की एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लडिंग या फिर इरिगेशन। चलिए अगला हमारे पास में है व्हीट एफिड। व्हीट एफिड का नाम है मैक्रोसिफम मिस्केंथी। एफिड्स कैसे फीड करते हैं, सैप को सक करते हैं, हमने पढ़ा था इसके बारे में, है ना। तो मैक्रोसिफम मिस्केंथी, एफिड क्या करते हैं, सैप को सक करते हैं, हनी ड्यू भी सिक्रेट करते हैं और उसके ऊपर जो फंगस है सूटीमोड उसका ग्रोथ भी आता है। तो सेम ही यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप फोटो देख रहे हो राइट में, यहाँ पे देख रहे हो ये जो प्लांट है इनको डैमेज किया टर्माइट ने, और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये टर्माइट के वर्कर्स हैं जो डैमेज कॉज कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बार देखते हैं
पूरा का पूरा टेबल वीट का। सबसे पहले हमारे पास में है टर्माइट्स। टर्माइट्स का ही नाम है ओडोंटोटर्मिस ओबेसस या माइक्रोटर्मस ओबेसी। अब आपको मैंने बोला है जब भी कोई नाम पढ़ोगे आदत डालो कि मैं एक बार पढ़ती हूँ तो आप 2 बार ध्यान से प्यार से पढ़ा करो। दूसरा टर्मिटिडी फैमिली आइसोप्टेरा ऑर्डर, ठीक है, हमें पता ऑर्डर इसका। वर्कर्स फीड ऑन दी व्हीट लीफ मार्जिन्स एंड रूट्स अटैच्ड प्लांट ड्राई अप। ये हमने पढ़ लिया कि रूट्स वगैरह को पे अटैक करता है टर्माइट, है ना, ये हमें पता है। चलिए दूसरा है पिंक स्टेम बोरर। पिंक स्टेम बोरर का नाम है सिसेमिया इन्फेरेंस। अब सिसेमिया इन्फेरेंस क्या करता है, डेड हार्ट कॉज करता है। नॉक्ट्यूडे फैमिली में आता है, लेपिडोप्टेरा है, ठीक है, नॉक्ट्यूडे में आता है और लेपिडोप्टेरन है। अब ये जो पिंक स्टेम बोरर है ये सिर्फ और सिर्फ वीट में नहीं आता है। पिंक स्टेम बोरर आप मेज में भी पढ़ोगे, बाजरा में भी पढ़ोगे, रागी में भी पढ़ोगे, ठीक है। यानी कि जो होस्ट रेंज है, अभी देखना हम आगे पढ़ेंगे, मैंने हर जगह आपको होस्ट रेंज लिखा है। वो होस्ट रेंज वाला पॉइंट क्यों लिखा है कि आपको पता चले कि ये सिर्फ इसी क्रॉप में नहीं आता, ये बाकी की क्रॉप्स में भी आता है, वो मतलब है उसका, ठीक है। अगला देखते हैं गुजिया विविल। गुजिया विविल जो है टेनिमिकस इंडिकस कर्किल्यूनिडे कोलियोप्टेरा ऑर्डर है, मेजर पेस्ट ऑफ व्हीट। यहाँ पे नर्सरी लिख लेना, नर्सरी, ठीक है, और यहाँ पे लिख देना टर्माइट जो है मेजर पेस्ट ऑफ व्हीट है, ठीक है, मेजर पेस्ट ऑफ व्हीट है। अगला है आर्मी वॉर्म मिथिमना सेपरेटा नॉक्ट्यूडे लेपिडोप्टेरा व्हीट फील्ड लुक्स लाइक ग्रेस्ड बाय द कैटल। देख लो सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हमने मेन जो पढ़े इस टेबल में। पूरा रिवीजन यहां से हो गया, हुआ या नहीं बोलो। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, अब ये पिंक स्टेम बोरर वाला पार्ट हम आगे भी कवर करेंगे। यहां तक बताओ समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया बेटा? करें आगे कंटिन्यू। चलिए ये हमारे वीट के पेस्ट थे। अब आगे जाके पढ़ते हैं पेस्ट ऑफ मेज के बारे में। तो मेज के पेस्ट में सबसे पहले आपको दिया गया है मेज शूट फ्लाई, जिसका नाम है एथेरिगोना ओरिएंटलिस। अब आपको इतना तो समझ में आ गया है कि अगर डिप्टेरा यहाँ लिखा है और मेज शूट फ्लाई यहाँ पे लिखा है, दैट मीन्स कि ये जो आपका मेज शूट फ्लाई है इसमें जो डैमेजिंग स्टेज है डिप्टेरा में क्या बताए थे, मैगेट्स। अब क्योंकि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि कौन से ऑर्डर के यंग वन को क्या बोलते हैं, तो कोई कंफ्यूजन यहाँ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे डिप्टेरा है इसीलिए यंग वन क्या है, मैगेट है। तो बेसिकली यहाँ पे रीजन्स बताए हैं, यूपी, एपी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ पे ये प्रेवलेंट है। और साउथ इंडिया में भी सीरियस पेस्ट है और नॉर्थ इंडिया में ये स्प्रिंग एंड समर मेज क्रॉप में देखने को मिलता है। होस्ट रेंज की बात करें, आपने शूट फ्लाई सॉर्गम में भी पढ़ी होगी, और यही पेस्ट जब हम सॉर्गम में पढ़ते हैं बस एथेरिगोना सॉकेटा हो जाएगा, वहां पे स्पीशीज अलग है लेकिन पेस्ट यही है। तो सॉर्गम का ये इंपॉर्टेंट पेस्ट बन जाता है ना, तो सॉर्गम का इंपॉर्टेंट पेस्ट बन जाता है। तो मेज, सॉर्गम, रागी, बाजरा, इन सब में ये क्या है, पेस्ट आता है। छोटी सी स्मॉल ग्रे कलर की ये फ्लाई होती है। मेनली कब अटैक करते हैं, ये सीडलिंग स्टेज ऑफ द क्रॉप पे अटैक करते हैं। डैमेज सिम्टम बेसिकली इसके क्या है, डैमेज सिस्टम है कि ये जो आपके छोटे से टाइनी मैगेट्स हैं ये क्या करते हैं, लीफ शीथ के अंदर रहते हैं जब तक ये सीडलिंग के बेस तक नहीं पहुंच जाते, और फीड करते हैं ग्रोइंग शूट्स में, जिसकी वजह से डेड हार्ट देखने को मिलता है। अब मैंने आपको एक बात बोली थी शुरू में ही कि डेड हार्ट यही मत सोचना कि सिर्फ और सिर्फ लेपिडोप्टेरन बोरर कॉज करते हैं। बहुत सारे अलग अलग पेस्ट हैं जहां पे आपको डेड हार्ट भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आप मेज शूट फ्लाई की बात कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपको डेड हार्ट जो सेंट्रल शूट ड्राई हो जाती है वो देखने को मिलता है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा कि डेड हार्ट आपको मेज की शूट फ्लाई में भी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ बोरर पढ़े जा रहे हैं तो बोरर में ही देखने को मिलता है।
क्लियर यहां तक सबको? सबको यहां तक समझ में आया? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लार्वा है ये सेंट्रल शूट ऑफ मेज पे फीड कर रहे हैं। इसमें जो मैगेट्स हैं दे आर हैचिंग फ्रॉम द एग and they bore into the central shoot of the seedling and kill the growing point producing dead heart। ये हमने बात कर ली कि डेड हार्ट बनाता है, ये आपको यहाँ पे अडल्ट दिखाया गया है। ओके तो फोटोज के साथ में ना चीजें और क्लियर हो जाती हैं, इसलिए मैंने ट्राई किया कि जितने मैक्सिमम फोटो हो सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। और जहाँ पे आपको भी लगता है ना कि कोई चीज आपको नहीं समझ में आई इन द सेंस की फोटो देखना था कैसा जैसा है, तो वहां पे आप सर्च कर सकते हैं, आपको नंबर ऑफ फोटोज दिख जाएंगे। पर वैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे फोटोज लगा दिए हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं स्टेम बोरर की। स्टेम बोरर का नाम है काइलोपाटेलस, लेपिडोप्टेरा को बिलोंग करता है। अब क्योंकि देखो यहाँ पे बोरर लिख दिया तो कोई ही ऐसा बच्चा होगा जिसको बोरर का समझ नहीं आया होगा। अब सेम तरीका, क्योंकि सेम टाइप का कैटरपिलर है, लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, तो सेम टाइप से डैमेज होगी, सेम टाइप से ये बोर करेगा होल्स को, सेम टाइप से यहाँ पे हमें जो डेड हार्ट है वो देखने को मिलेंगे, सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो होस्ट रेंज है ये क्या है, ज्वार, बाजरा, शुगर केन, राइस, मतलब कि इन सब में आपको इसका जो इन्फेस्टेशन है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो बेसिकली क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ, ये वन ऑफ द मेजर पेस्ट ऑफ मेज है। ठीक है, कब? खरीफ सीजन में। ठीक है, अगला आगे बताऊंगी, जबकि लिख लेना, आपने अभी लिखना होगा कि ये सीरियस पेस्ट है मेज का खरीफ सीजन में, जबकि पिंक स्टेम बोरर जो है वो रबी सीजन में आता है। ठीक है, सीजन भी तो अलग होते हैं ना इनके। तो ये वाला जो है ये खरीफ सीजन का मेजर पेस्ट है, और जो पिंक स्टेम बोरर आएगा ना वो रबी सीजन में आएगा। यहाँ साइड में मैं ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिए कि खरीफ सीजन में एक पेस्ट आता है, दूसरा आपका रबी सीजन में आता है। ठीक है, नाउ तो ये क्या करता है, अब इसके इन्फेस्टेशन पढ़ लेते हैं कि ये क्रॉप को इन्फेस्ट करता है सोइंग के 1 महीने के बाद, जब तक कि कॉब्स एमर्ज नहीं कर जाते। सेंट्रल शूट विदरिंग लीड्स टू दी डेड हार्ट इज द टिपिकल सेमी सिम्टम, कि सेंट्रल शूट में विदरिंग हो रही है, डेड हार्ट हमें देखने को मिल रहा है, वो इसका मेन सिम्टम है। बोर होल्स आर विजिबल ऑन द स्टेम नियर द नोड्स, कि बोर होल्स हमें क्लियरली दिखते हैं स्टेम पे नियर द नोड्स। यंग लार्वा क्रॉल्स एंड फीड ऑन द टेंडर फोल्डेड लीव्स, जो यंग लार्वा है वो क्रॉल करता है और फीड करता है जो आपकी टेंडर या सॉफ्ट लीव्स होती हैं, और टिपिकली शॉर्ट होल सिम्टम बनाता है। शॉर्ट होल सिम्टम तो आपको पता ही होगा वैसे ना, शॉर्ट होल सिम्टम में क्या होता है, ये जो लीफ है इसको खाएगा और छेद कर देगा बेसिकली, इसी को तो शॉर्ट होल बोला। शॉर्ट होल मतलब कि गोल गोल छेद बना देगा, सर्कुलर होल्स। या लिख देती हूँ, ठीक है, सर्कुलर होल्स बनाएगा। सो अफेक्टेड पार्ट्स ऑफ द स्टेम में शो इंटरनली टनलिंग कैटरपिलर्स, कि जहां पे भी इन्फेक्शन हुआ होगा ना वहां पे हमें जो अफेक्टेड पार्ट ऑफ द स्टेम है उसके अंदर कैटरपिलर दिखाई देंगे। चलिए ये तो हमने कवर कर लिया, ये हमें समझ में भी आ गया। अब फोटोज देख लीजिए, एग, लार्वा, प्यूपे एंड अडल्ट। आप फोटो देख सकते हैं। ठीक है, ईटीएल कितना है, 10% डेड हार्ट्स।
ईटीएल कितना है 10% डेड हार्ट्स, याद करो मैंने आपको बताया भी था। मैक्सिमम जो आपको बोरर का पूछेगा ना ईटीएल, उसमें मैक्सिमम में 10% डेड हार्ट है, ठीक है, मैक्सिमम में क्या है 10% डेड हार्ट है, राइट। अब काइलोपर्टेलिस के बारे में अगर हम थोड़ी सी और बात करें, तो ये जो आपका काइलोपर्टेलिस है ये बेसिकली आपका सोरघम में भी आता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका मेज में आता है, ठीक है, पहली चीज ये। और ये बेसिकली सेम ही रहेगा कि होल्स बनाएगा स्टेम पे, डेड हार्ट्स बनाएगा, ठीक है। और साथ में क्या करेगा, जो हमने सर्कुलर होल्स बोला या फिर शॉर्ट होल्स बोला, उसको कई बार क्या किया होता है, कुछ बुक्स में दिया होता है विंडो लाइक सिम्टम्स। विंडो लाइक का क्या मतलब है, विंडो लाइक का मतलब है शॉर्ट होल्स या फिर सर्कुलर होल्स, ठीक है। तो अब इन्होंने वही चीज दी है यहाँ पे मैंने, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है कि वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट ऑफ मेज या सॉर्गम, कि मेज या सॉर्गम का वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट है। 1 महीने बाद क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, पिन होल्स बनाता है, डेड हार्ट्स बनाता है। इन्फेस्टेशन जो है वो आपकी हार्वेस्टिंग तक इसकी नोटिस होती है। डेड हार्ट बना रहा है, लार्वे अंदर जा रहा है, इंटरनल टिश्यू पे फीड कर रहा है, बोरिंग कर रहा है, और यंग लार्वा क्या कर रहा है, फोल्डेड लीव्स में शॉर्ट होल सिम्टम बना रहा है, ठीक है। तो सेम ही है जो हमने अभी पढ़ा है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज को सिंपल करके यहाँ लिख दिया मैंने, बाकी पूरा सेम ही है। चलिए नाउ इसकी मैनेजमेंट देख लेते हैं। रेजिस्टेंट कल्टीवार्स जैसे कि हिम 129, गंगा 4579, गंगा सफेद 2, डेक्कन 101, 103, कंचन, कुंदन, ये सारे क्या है इसके रेजिस्टेंट वेराइटीज है। अब इसके लिए इंटरक्रॉप को हम क्या यूज करते हैं, काउपी या लबलब। काउपी को हम क्या यूज करते हैं, इंटरक्रॉप यूज करते हैं, किस रेशो में, 4:1 रेशो में, ठीक है। तो ये पॉइंट आप देख सकते हो कल्चरल प्रैक्टिस में कि इसके केस में हम क्या करते हैं, काउपी या फिर लबलब को हम इंटरक्रॉप यूज करते हैं मैनेज करने के लिए इस डिजीज को, पेस्ट को। अगला, सेट अप द लाइट ट्रैप टिल मिडनाइट टू अट्रैक्ट एंड किल द स्टेम बोरर मॉथ। अब देखो जो मॉथ होती है ना वो रात में एक्टिव होती है, रात में एक्टिव होती है, और रात में आप देखोगे कि जो लाइट ट्रैप्स वगैरह होते हैं उनकी तरफ को अट्रैक्ट होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लाइट ट्रैप्स को सेट करेंगे ताकि हम ये जो मॉथ्स हैं इनको किल कर सके। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि लाइट ट्रैप को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगला, मिक्स एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड्स विद सैंड्स टू मेक अप द टोटल क्वांटिटी 50 kg एंड अप्लाई इन द लीफ बॉल्स। अब आपको क्या करना है कि जो इंसेक्टिसाइड है उसको आपने क्या करना है, मिक्स करना है सैंड के साथ में, और टोटल क्वांटिटी आपको इसकी बना लेनी है, और उसके बाद में आप इसको यूज कर सकते हो। जो जो गिवन आपके पास में इंसेक्टिसाइड्स है, फोरिट है, कार्बोफ्यूरॉन है, ठीक है, कार्बेरिल है, लिंडेन है, इनको आप क्या कर सकते हो, मिक्स करके यूज कर सकते हो, राइट। तो ये इसके क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और सिंपली आपको पता होना चाहिए कि इसके केस में क्या क्या यूज किया जाता है मैनेजमेंट में, कौन सी रेजिस्टेंट वैरायटी है। फोटोज देख सकते हो, ठीक है। और जब आप फोटोज देखते हो ना, फोटोज ऐसे मत देखा करो कि सिर्फ देखे अच्छा ये है और आगे चले गए, नहीं। देखो क्या है, ये मॉथ है, कैटरपिलर बोला तो कैसा कैटरपिलर है, ब्लैक कलर के डॉट्स हैं ऑल ओवर द बॉडी यहाँ पे, है ना, ये चीजें भी नोटिस क्या करो। फोटो देखने का मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ आपने फोटो देखी और आपका काम खत्म हो गया, फोटो का मतलब यही नहीं है, ठीक है, राइट। नाउ अब बात करेंगे पिंक स्टेम बोरर के बारे में, जिसका नाम है सिसेमिया इन्फेरेंस। और हमने बोला ये सिर्फ और सिर्फ इसी में नहीं आता, ये बहुत सारी क्रॉप्स में हमें देखने को मिलता है पिंक स्टेम बोरर, ठीक है। तो दिस इज अ सीरियस पेस्ट ऑफ मेज इन रबी सीजन, ठीक है। तो सिसेमिया इन्फेरेंस जो है वो मेज का सीरियस पेस्ट है रबी सीजन में।
यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया, पाक, मलेशिया एंड ऑल सब जगह पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। होस्ट रेंज की बात करें, मतलब किस किस पे आता है, सोरगम, मेज, राइस, वीट, शुगर केन, बाजरा, रागी, इन सब पे इसका अटैक हमें देखने को मिलता है। पर मेजरली अगर मैं बात करूं, सोरगम पे हो गया, मेज पे हो गया, बाजरा पे हो गया, रागी पे हो गया, ठीक है, बाकी क्रॉप्स पे भी आता है। नाउ डैमेज सिम्टम की बात करते हैं, तो पिंक लार्वा, क्योंकि यहाँ पे पिंक स्टेम बोरर नाम रखा है जस्ट बिकॉज जो लार्वे का कलर है वो क्या है, पिंक है। तो पिंक लार्वा एंटर्स इनटू द स्टेम कॉजिंग डेड हार्ट सिम्टम सिमिलर टू दैट ऑफ स्टेम बोरर। अब देखो बोरर है, मैंने आपको क्या बोला था, कैटेगरीज जब बनना शुरू हो जाएंगी, बोरर कौन से हैं, ठीक है, एफिड्स कौन से हैं, थ्रिप्स कौन से हैं, तो जब ये कैटेगरीज बनना शुरू हो जाती है ना, तो आपको ये चीज समझ में आने लग जाती है कौन कैसे डैमेज कॉज करेगा। अब इतने सारे बोरर्स हमने कवर कर लिए कि अब हमें ये चीज क्लियर होने लग गई है कि यहाँ पे भी डैमेज कैसे कॉज होगा। तो अब हमें पता चल गया कि हम यहाँ पे बोरर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका बोरर है वो डेड हार्ट बनाएगा, सेम ही रहेगा। नाउ रेजिस्टेंट वेराइटीज दक्कन 101 एंड 103, स्प्रे एंडोसल्फान at every 20 days interval after germination of the crop। ठीक है जी, फोटोज देख लीजिए। अब देखो मौत देख सकते हो वहां पे राइट में, स्ट्रॉ कलर की मौत है, डार्क ब्राउन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रीक्स इन द मिडल ऑफ द विंग, ठीक है। हाइंड विंग्स आर व्हाइट इन कलर, व्हाइट ही है कलर में, पिंक कलर का लार्वे है, पिंक ही है, ठीक है, राइट। अगला है कॉर्न वर्म या फिर कॉब वर्म, या फिर इसी को बोल दिया जाता है ईयर वर्म ऑफ मेज। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब भी हम हेलिकोवर्पा आर्मीगेरा की बात करते हैं, तो ये जो हेलिकोवर्पा है ना, ये पॉलीफेगस पेस्ट है। क्योंकि ये पॉलीफेगस पेस्ट है, तो आप इसका नाम ना जगह जगह कुछ और पढ़ेंगे। जैसे पल्सिस के केस में हम इसको पॉड बोरर बोल देते हैं, कॉटन के केस में भी ये बोरर एक्ट करता है, मेज के केस में आप इसको ईयरवर्म बोल देते हैं। तो जिस पार्ट को ये अटैक करता है ना, या जो इसका मेजर सिग्निफिकेंस है, उसके बेसिस पे क्रॉप वाइज इसका नाम, कॉमन नाम चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये पल्सिस में आ रहा है तो पॉड बोरर बोलेंगे, कॉटन में भी ये बोरर एक्ट करता है, अगर कॉर्न में आ रहा है तो हम इसको क्या बोल देंगे, ईयरवॉर्म बोल देंगे। तो हेलिकोवर्पा के अलग अलग नाम आपको अलग अलग जगह पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या मेजर चीजें हैं कि लार्वा फीड्स ऑन द सिल्क एंड डेवलपिंग ग्रेन्स, कि जो लार्वा है वो सिल्क पे फीड करता है, डेवलपिंग ग्रेन्स पे फीड करता है। अप्लाई एट सिल्क ड्राइंग स्टेज इधर कार्बेरिल और स्प्रे कार्बेरिल, तो आपको इसके लिए क्या करना है, सिल्क डेवलपिंग स्टेज पे क्या अप्लाई करना है, कार्बेरिल अप्लाई करना है। यहाँ पे आप फोटोज देख सकते हो, लार्वा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, वहां पे देख सकते हो कॉप्स को अफेक्ट कर रहा है तो ईयरवॉर्म बोल दिया सबसे राइट में। ठीक है जी, तो ये क्या करता है, सर्कुलर होल्स बनाता है। कई केसेस में क्या होता है, इसकी आधी बॉडी जिस क्रॉप पे फीड करता है उस क्रॉप के अंदर होती है, आधी बॉडी इसकी बाहर होती है, ठीक है। चलिए अगला हमारे पास में है वेब वॉर्म, क्रिप्टोब्लैब्स नीडिएला।
वेब वॉर्म, क्रिप्टोब्लास्ट निडिएला। अब देखो इसमें भी जो डैमेजिंग स्टेज है वो क्या होगी, कैटरपिलर, क्योंकि इसमें लेपिडोप्टरा है तो डैमेजिंग स्टेज क्या होगी, कैटरपिलर होगी। अब कैटरपिलर कैसे डैमेज कॉज करते हैं, वेब वॉर्म इसका नाम रखा है, यहाँ पे वेब होगा। कैसे डैमेज कॉज करता है, वेब बनाता है, जाले बनाता है बेसिकली। तो बाकी इसका सेम ही रहेगा, जैसे फीड करते हैं आपके जो कैटरपिलर होते हैं, मेन चीज क्या रहेगी, वेब बनाता है, जाले बनाता है। सो डैमेज सिम्टम क्या है, द लार्वा फीड्स ऑन द लेमा ऑफ द फ्लावर्स, स्क्रैपिंग द क्लोरोफिल एंड लेटर ऑन द मिल्की ग्रेन्स। The caterpillar causes damage by constructing webs on the maize cobs and feeding on the flowers and grains। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो लार्वा होता है वो फीड करता है लेमा ऑफ फ्लावर्स पे, क्लोरोफिल को क्या करता है, स्क्रैप करता है, और मिल्की ग्रेन्स पे फीड करता है। जो कैटरपिलर है वो कैसे डैमेज कॉज करता है, वेब्स बना के, और फीड करता है फ्लावर्स के ऊपर एंड ग्रेन्स के ऊपर। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, मोनोक्रोटोफॉस का यूज कर सकता है। ठीक है, सिंपल ही है, बहुत ज्यादा टफ लैंग्वेज भी नहीं है, बस थोड़े से नाम याद करने, थोड़े से सिम्टम याद करने। एक बार ये सारे के सारे जब हमारे पेस्ट हो जाएंगे इंक्लूडिंग टेबल्स, तो मैं आपको लास्ट में जब सब कुछ हो जाएगा ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग ना टेबल्स में ऐड कर लेना, सब बच्चे, सब लोग क्या कर लेना, जो जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी ना, जब ये सारे पेस्ट खत्म हो जाएंगे फैक्ट्स की फॉर्म में, वो आप टेबल्स में ऐड कर लेना। उससे क्या होगा, आपको ना इजी रहेगा चीजों को रिवाइज करना। चलिए अगली बात करते हैं एफिड के बारे में। तो मेज का जो एफिड है, रेफेलोसिफम मेडिस। अब एफिड ये आपका सॉर्गम में भी आता है, मेज में भी आता है, मेज एफिड इसको कॉमनली हम बोल देते हैं। तो येलो मोजेक वायरस कॉज करता है ये, ठीक है, इसको ट्रांसमिट करता है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बैरियर क्रॉप लगाते हैं विच इज बाजरा और पर्ल मिलेट फॉर मेज। ठीक है, मेज के लिए बता रही हूं कि ये क्या करता है, एक वायरस को ट्रांसमिट करता है विच इज येलो मोज़ेक वायरस, जिसके लिए हम क्या करते हैं, बाजरा जो है या जो पर्ल मिलेट बेसिकली आपका है, बेसिक उसको हम क्या करते हैं, नॉट ये सिर्फ पर्ल मिलेट को हम क्या करते हैं, एज अ बैरियर क्रॉप लगाते हैं। इसको लिख लीजिए, राइट। अगला, so colonies of aphids are seen in central leaf, whorl, stem or in panicles. The young and adult suck the plant juice. This frequently, juice means sap की बात कर रहे हैं, ये word सही नहीं है, sap लिखते हैं। This frequently causes yellowish mottling of the leaves and marginal leaf necrosis. The aphid produces an abundance of honeydew on which molds grow. In panicles, honeydew may hinder harvesting. The aphid also transmits maize dwarf mosaic virus. These bluish green aphids are more colonizing species on sweet corn and may especially be abundant in the developing tassel and occasionally on the ear and flag leaves, and suck the sap in large populations, produce sticky honeydew which support black sooty mold। ठीक है, सिंपली क्या बोल रहे हैं, एफिड क्या करते हैं, सैप को सक करते हैं, और उसके बाद में वो क्या करते हैं, हनीड्यू को सिक्रीट करते हैं। हनीड्यू को सिक्रीट करेंगे तो वहां पे हमें सूटी मोल्ड ऑफ द फंगस देखने को मिलेगी। कौन कौन से वायरसेस ट्रांसमिट करता है यहाँ पे दे दिया गया है, किसको बैरियर क्रॉप लगाते हैं ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है जी, फोटोज देख सकते हो आप। अभी बोला ना कि ग्रुप में क्या करेंगे, आपको एफिड्स दिखाई देंगे। जो कॉलोनीज ऑफ एफिड्स हैं दे आर सीन इन द सेंट्रल लीफ, व्हर्ल, स्टेम या फिर पैनिकल्स। तो देखिए स्टेम पोर्शन पे आप देख सकते हैं, लीव्स वगैरह पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे जो कॉलोनी है एफिड की वो देखने को मिल रही है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया।
नेक्स्ट हमारे पास में है शूट बग। शूट बग का नाम है पेरिग्रीनस मेडिस। शूट बग का नाम है पेरिग्रीनस मेडिस। डेल्फासीडे है, हेमिप्टरा इसका क्या है, ऑर्डर है। तो इंजरी ऑफ द, अब देखो बग जो होता है ना, बग भी क्या करता है, सैप को सक करता है, और अल्टीमेटली जब सैप को सक करेगा तो प्लांट्स डेफिनेटली क्लोरोसिस हमें देखने को मिलेगी, उसके बाद में नेक्रोसिस हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो क्या बोलता है, इंजरी टू द प्लांट्स इज कॉज्ड बाय अडल्ट्स एंड निम्फ्स which suck the sap from them. The attacked plant becomes unhealthy, stunted, and yellow. The leaves wither from the top downwards. Panicle formation is inhibited, and plants die if attack is severe. Honeydew secreted by the bug causes growth of sooty mold on the leaves. ठीक है, जो इंजरी होती है वो अडल्ट से होती है एंड निम्फ से होती है, और अल्टीमेटली ये क्या करते हैं, सैप को सक करते हैं, जिसकी वजह से जो आपके प्लांट्स होते हैं वो कैसे हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे। पेनिकल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, हनीड्यू सिक्रीशन होगी वहां पे, तो सूटी मोल्ड भी आएगा। ठीक है, तो सेम ही है। ओके, सो ये यहाँ पे मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ। अच्छा, फोटो इसका आया नहीं, जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं, एक मिनट, अदर पेस्ट के नाम देख लो। क्लाइंबिंग कटवॉर्म है, जिसको हमने अभी क्या पढ़ा था, आर्मी वॉर्म पढ़ा था वीट में। एश विविल है, माइलोकर्सिकस स्पीशीज। फड़का ग्रास हॉपर, हाइलोग्लाफ्टस स्पीशीज। ठीक है जी, यहां तक लिख लिया। ये लिख लेना जरूर, जरूर ये लिख लेना है ना, फॉल आर्मी वॉर्म। ठीक है, ये लिख लेना पक्का, स्पोडोप्टेरा फ्रूजिफर्टा। इंडिया में ये 2018 में आया है, 2018 में। ठीक है जी, लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। दिस वन इज एश विविल। नोट कर लोगे बेटा तो बताना, ये नोट कर लिया तो फिर आगे बात करते हैं, फटाफट बताना नोट कर लोगे तो। कर लिए नोट, बता दिया करो भाई। चलिए अब टेबल देख लेते हैं फटाफट से। क्या है, स्टेम बोरर काइलोपार्टेलिस, पिन होल्स ऑन द वॉल ऑफ न्यूली ओपन लीव्स कॉजेस डेड हार्ट। ठीक है जी। फॉल आर्मी वॉर्म स्पोडोप्टेरा फ्रूजिपर्डा, डिफोलिएशन करता है। ठीक है। कॉव वॉर्म हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा, लार्वे फीड ऑन द कॉप्स। ठीक है, राइट। ठीक है जी, यहां तक पता चल गया।
बाकी हमने सारा डिस्कस कर लिया है, बाकी की चीजें आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ मेजर चीजें दे दी हैं, कुछ आप ऐड ऑन करेंगे, और मेज भी हमारा खत्म हो गया। तो अब मुझे एक बात बताओ, हमने वीट पढ़ लिया, हमने मेज पढ़ लिया, कोई ऐसा जिसको समझ ही ना आया हो कि क्या चल रहा है कोई ऐसा? कोई नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली, कुछ कॉमन कैटेगरीज हैं जिसमें जो सिम्टम रहते हैं वो तो सेम ही रहते हैं। अब हम कॉटन के बारे में पढ़ेंगे और शुगर केन के बारे में पढ़ेंगे। हम ट्राई करेंगे आज कॉटन पूरा हो जाए, और हम ट्राई करेंगे कि शुगर केन हमारा आधा हो जाए, ठीक है? हाँ जी, ओम प्रकाश बोल रहे हैं मैंने कोई 75 लाख का बीटल देखा था रील्स में, कैन यू से समथिंग अबाउट दिस? हाँ मैंने भी देखा था, मैंने भी वो बीटल देखा था जिसकी आप बात कर रहे हो, और मैं सोच रही थी आपको एक वीडियो देख लेके आती हूँ क्लास में किसी दिन। और मैंने भी गूगल किया था तो उसमें इतना ही प्राइस बता रहा था, पर मुझे टाइम नहीं लगा उसके बारे में डिटेल में जानने का, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाइड थी। लेकिन हाँ मैंने भी वो देखा था, ठीक है, अप टू 75 लैक्स लिखा था उसमें, हाँ मैंने भी देखा था वो। तो बेसिकली क्योंकि मुझे यहाँ का आपका अभी सिलेबस कंप्लीट करवाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपका टाइम बचाना चाह रही हूँ वीडियोस वगैरह से। मुझे पता है वीडियोस वगैरह देखते रहते हो, कई बार मैंने देखा होगा। इवन आपको मैं एक बात बताऊं, कुछ वीडियोस ऐसी भी होती हैं जैसे डंग वाली बीटल्स होती हैं, या एंटोमोलॉजी, कुछ इंसेक्ट्स की फ्लाइट्स वगैरह दिखाई होती है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं वो, बहुत सुंदर और बहुत अच्छे तरीके से उसको कैप्चर किया होता है। लेकिन जस्ट बिकॉज मुझे पता है कि अभी आपका सिलेबस मुझे कवर भी करवाना है, कुछ आपके पेस्ट पूरे कवर करवाने हैं, स्टोर्ड ग्रेन के पेस्ट पूरे करवाने हैं, है ना? तो इसीलिए ये जो आपके ये जो आपकी क्रॉप है ना, इस वजह से मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा आपको उन वीडियोस की तरफ नहीं लेके जा रही। क्योंकि रीजन क्या है, अभी आपका एग्जाम बहुत जल्दी है, और एग्जाम में बहुत जल्दी इन द सेंस कि कुछ ही टाइम में आपका एग्जाम है, आपको रिवीजन को भी टाइम चाहिए। और उस एग्जाम में आपसे ना डायरेक्ट नाम सिम्टम इसी तरह से पूछेगा, वहां वीडियोस कोई नहीं पूछेगा। हाँ अगर आराम से हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम होता या अभी भी होगा तो मैं दिखाऊंगी, ऐसा नहीं मैं नहीं दिखाऊंगी, लेकिन तभी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ ताकि हम यहाँ पे ज्यादा फोकस करें। लेकिन वीडियोस की जगह मुझे लग रहा है कि अगर मैं जितने फोटोज यहाँ पे डाल सकती हूँ ताकि उससे आपके बेसिक्स, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे, शक्ल याद रहे पेस्ट की, तो आपकी शायद उससे थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, है ना? बाकी आप लोग तो होशियार हैं ही, देखते तो रहते हैं वीडियोस वगैरह सारे, है ना? हाँ जी, क्या करना आपने उस बीटल को लेके, ये बताओ मुझे। हाँ अच्छा, मैं एक ना वो बताती हूँ, आप लोगों ने भी वो देखा होगा, क्या आपने एक वीडियो देखा है जिसमें एक बीटल का डिफेंस मैकेनिज्म दिखाते हैं? देखा है वो वीडियो, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बीटल, जिसमें एक वो एकदम से क्या करता है, केमिकल सिक्रीट करता है और ऐसे लगता है जैसे हल्का सा धुआं धुआं हो गया, और फिर भी वो क्या करता है, अपने प्रेडेटर से बच के भाग जाता है बीटल। देखा है वो? देखा होगा, बहुत पुराना वीडियो है वो, पुराना तो क्या मतलब काफी पहले का है। चलो, अच्छा ओम प्रकाश बोल रहे सिलेबस होता रहेगा, एग्जाम भी होते रहेंगे, तो क्लियर भी तो करने हैं ना, देते तो देखो, सिलेबस भी होता रहेगा, एग्जाम भी होते रहेंगे, और आपने हर बार ही ऐसा थोड़ा ना कि एग्जाम देते ही रहना है, एक पॉइंट पे तो एग्जाम देख के सिलेक्शन लेना है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि अब हमें पता एग्जाम होते रहेंगे तो हम हर बार देते रहेंगे। बट ये है कि हमें, हाँ जब तक सिलेक्शन नहीं होगी हम देंगे एग्जाम, क्यों नहीं देंगे, लेकिन ये नहीं सोच के रखना है कि हर बार एग्जाम आएगा तो अगली बार क्लियर कर लेंगे। टारगेट रखो इस बार आप क्लियर करो, है ना? हाँ, मुझे लगता है ओम प्रकाश ने सब कुछ देखा है, सारी रील्स, पढ़ाई की है। और ये बताओ, पढ़ाई भी करते हो कि सिर्फ ओनली रील्स रील्स रील्स? थोड़ा सा ना खुद को सोशल मीडिया से थोड़ा सा पीछे हटाओ, अच्छी वीडियोस देखो, डेफिनेटली देखो, अच्छे कंटेंट को डेफिनेटली फॉलो करो, लेकिन इतना ज्यादा बिजी मत हो जाओ चीजों में, है ना? अभी हम अपना अपना जो अगला क्रॉप है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। अलग सर आएंगे जिस दिन आप एग्जाम क्लियर कर लोगे ना, सारे टॉपर बन के निकलोगे, उस दिन जरूर आएंगे, देखना, ठीक है? चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हमारे पास में है पेस्ट ऑफ कॉटन, और कॉटन में सबसे पहले बोरर है जिसका नाम है हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा। अब ये जो बोरर है आप सबको पता है, इसको फ्रूट को हटा देते हैं, जस्ट अ मिनट। ये जो बोरर है कॉटन में जिसका नाम है हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा, ठीक है, सेम तरीका यहां पे डैमेज का रहेगा जैसा कि हमने पहले पढ़ा था।
ठीक है, हाँ ये बढ़िया किया है, सारी एप्स पहले डिलीट कर दी है ना। जो देखो ना, आप वीडियोस देखो, कोई मना नहीं करा, लेकिन इंटरेस्टिंग और जो आपको नॉलेज दे। फिलहाल जो आपका टाइम पीरियड है ना, वो सीखने का है चीजों को, तो जो आपको चीजें नॉलेज दे या इंटरेस्टिंग लगे उन वीडियोस को देखा करो, बाकी वीडियोस को मत देखा करो। मतलब फालतू की कोई होता है ना कि बहुत सारी रील्स चल रही हैं, बहुत कुछ, ठीक है एंटरटेनमेंट पर्पस भी ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं आप घंटों स्क्रॉल कर रहे हो, उतना भी मत करो। ठीक है, 2 मिनट 3 मिनट काफी है, पर 2 मिनट करते करते आपके 2-3 घंटे हो जाते हैं, वो सही नहीं है। ठीक है, चलिए बस अब बातें खत्म, पढ़ाई पे ध्यान देंगे हम। ठीक है, चलिए ठीक है, बातें कम अब, बस अब पढ़ाई पे ध्यान देंगे। देखो चीजों को सोशल मीडिया का, लेकिन आप एक पॉजिटिव वे में यूज करो, है ना। मैक्सिमम चीजें क्या करो, गेन करने की कोशिश करो या सीखने की कोशिश करो। ठीक है, राइट। चलिए, तो यहां से मुझे एक बात याद आई, मैं आपको बताती हूँ। मेरे एग्जाम्स होते थे, और एग्जाम्स टाइम पे क्या होता है, आप मोस्टली ना चीजें क्या करते हो, फटाफट से अपने सिलेबस से कंप्लीट करने की कोशिश करते हो। तो एग्जाम टाइम पे मैं क्या करती थी, अब रिटर्न होता था, यानी कि कैसा होता था, रिटर्न वाला एग्जाम, सब्जेक्टिव वाला एग्जाम होता था, तो उसमें थ्योरी लिखनी पड़ती थी। तो मैं क्या करती थी, पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करती थी, रिवीजन करती थी, सब कुछ खत्म कर लेती थी, और उसके बाद में मैं क्या करती थी कि हमारे पास में ना, जैसे रात को थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाता था कि सब कुछ मान लो 8-9 बजे तक कंप्लीट कर लिया, अब सोना है, 1 घंटा है 1.5 घंटा है मेरे पास, तो मैं हमेशा क्या करती थी, उसके बारे में एक्स्ट्रा रिसर्च करती थी टॉपिक के बारे में, या फिर मैं ना उससे रिलेटेड कोई यूट्यूब वीडियो सर्च करती थी कि अच्छा मैंने ये पढ़ा था, इसके बारे में देखती हूँ क्या क्या आता है, जैसे पूरा का पूरा टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं लिख रही हूँ पेस्ट ऑफ कॉटन, या मैं लिख रही हूँ डिजीज ऑफ राइस, या वट एवर इट इज, तो मैं क्या करती थी, उस पूरे टॉपिक का नाम डाल देती थी और देखती थी उससे रिलेटेड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रही हैं, और जितना टाइम मेरे पास होता था ना, उस टाइम के अकॉर्डिंग मैं कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर पिक करती थी, और जो मुझे इंटरेस्टिंग लगते थे या जो मुझे काम के लगते थे, उसको एग्जाम में जरूर लिख के आती थी। उससे क्या होता था ना, मुझे खुद को भी सेटिस्फेक्शन होती थी कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा या कुछ नया पढ़ा है। एक्स्ट्रा पढ़ने की सेटिस्फेक्शन नहीं, बेसिकली कि कुछ नया जाना है और कुछ नया मुझे चीज पता लगी है। तो वो मेरी स्ट्रेटेजी होती थी। वो किसके लिए होती थी, सब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम के लिए। अब आपके जो एग्जाम्स है ना, वो ऑब्जेक्टिव टाइप है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्टिव टाइम के लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्पेसिफिक होना पड़ता है चीजों को, है ना। तो वहां पे आपकी नॉलेज तो देखते हैं, लेकिन नॉलेज किसके अकॉर्डिंग देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको कितना पता है। तो उस हिसाब से भी आपको पढ़ना सीखना पड़ेगा कि जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन की, वहां पे आपको चीजों को लेके ना बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है। आपको पता लगना चाहिए, होना चाहिए कि किस चीज में क्या करते हैं यूज, या फिर किसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। उस तरह से खुद को तैयार करो एग्जाम के लिए, और इस तरह से भी खुद को तैयार करो कि अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। ठीक है जी, चलिए नाउ, सो बोरन में क्या होता है, बॉल शोइंग रेगुलर सर्कुलर बोर होल्स, जो कॉटन बॉल्स होते हैं ना, उसके ऊपर आपको सर्कुलर होल्स देखने को मिलते हैं। लार्वे सीन फीडिंग ऑन द बॉल बाय थ्रस्टिंग देयर हेड्स अलोन इनसाइड एंड लिविंग द रेस्ट ऑफ द बॉडी आउटसाइड। कि जो लार्वे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, देखो आधे अंदर आधे बाहर, देख रहे हो इनका जो हेड है, जो माउथ पार्ट्स हैं, फीडिंग पार्ट है, वो बॉल के अंदर है, कॉटन बॉल के अंदर है, वहीं से फीड करेंगे बैठ के, और अदरवाइज ये क्या करेंगे, बाहर ही रहेंगे। ठीक है जी, अगली बात करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ग्रेनुलर फिकल पैलेट्स आउटसाइड द बोर होल। कि जो ग्रेनुलर फिकल पैलेट्स हैं वो हमें बोर के आउटसाइड हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि ये क्या करता है, फीसिस अपने वहां पे सिक्रीट करता है, एक्सक्रीट करता है। एंड सिंगल लार्वे कैन डैमेज 30 to 40 बॉल्स। देख लो, एक सिंगल लार्वे 30 से 40 कॉटन बॉल्स को खराब कर देता है। ओके, शीतल बोल रही मैम मेरे सेमेस्टर एग्जाम आने वाले हैं, बस डट के पढ़ाई करो और यहाँ से रिवीजन करके चले जाना। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट होगा, जो हमने कवर किया होगा, अच्छे से पहले खुद से कवर करना, जो आपका सिलेबस है उसके बाद यहाँ से रिवाइज कर लेना। ठीक है जी, 30 to 40 बॉल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एक लार्वा जो डैमेज करता है। फोटोज देख लीजिए, एग स्टेज है, लार्वा स्टेज यहाँ पे है, प्यूपल स्टेज है, एंड अडल्ट स्टेज है, जो डैमेज कॉज कर रहे हैं। ओके, सो ईटीएल क्या है, 1 एग या 1 लार्वा पर प्लांट। अगर हमें एक लार्वा या एक एग पर प्लांट देखने को मिलता है, तो ये हमारा ईटीएल है। क्या करेंगे, पेस्ट मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, एक तो देखो जो भी लेपिडोप्टेरन वगैरह आपके आते हैं ना, एक तो हम लाइट ट्रैप्स यूज करते हैं जो भी नाइट में एक्टिव होते हैं,
जैसे मॉथ वगैरह, तो हम क्या यूज करेंगे, लाइट ट्रैप्स यूज करेंगे, या फिर हम फेरोमोन ट्रैप्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या तो हम क्या करेंगे, फेरोमोन ट्रैप्स का यूज करेंगे, और कोई इंसेक्टिसाइड हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब इसके अलावा क्या क्या हमारे पास में इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है कि सिंक्रोनाइज्ड कॉटन की सोइंग प्रेफरेबली विद शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज इन ईच कॉटन इकोसिस्टम, कि इकट्ठी हम सोइंग करेंगे कॉटन की और शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज का यूज करेंगे। अवॉइड कॉन्टिन्यूस क्रॉपिंग ऑफ कॉटन बोथ ड्यूरिंग विंटर एंड समर सीजन इन द सेम एरिया एज वेल एज रेटोनिंग, कि हम क्या करेंगे, एक ही क्या बोले, लार्वल स्टेज ही डैमेजिंग है ना, फ्रूट बोरर है बेटा, क्या बताया था, कैटरपिलर डैमेजिंग स्टेज होता है लेपिडोप्टेरन्स में। चलिए, सो हम क्या करेंगे, जो आपकी क्रॉप है कॉटन है, ऐसा नहीं लगातार कॉटन 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 ही लगाए जा रहे हैं, उससे भी क्या होता है, पेस्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अवॉइड मोनोक्रॉपिंग, अब ऐसा नहीं आपने एक ही तरह की क्रॉप लगानी है, अगर हमारे पास में कोई ऐसी क्रॉप है जिसको ये अटैक कम करता है, तो हम क्या करेंगे, उस क्रॉप को लगा सकते हैं बीच में, इंटरक्रॉप लगा सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर क्रॉप लगा सकते हैं। Remove and destroy crop residues to avoid carryover of the pest to the next season and avoid extended periods of crop growth by continuous irrigation। ठीक है, जो भी आपके क्रॉप रेजिड्यूज वगैरह है उनको हमने क्या करना है, रिमूव कर देना है, ताकि अगले टाइम के लिए आपका जो पेस्ट है वो कैरी ओवर ना हो जाए। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का ऑप्टिमम यूज करना है। जुडिशियस वाटर मैनेजमेंट, ये तो आपको पता ही है। अच्छा, इसके अलावा आपको पता है सबसे मेन क्या है, एग पैरासिटोइड जो हम इसमें यूज करते हैं, ट्राइकोग्रामा स्पीशीज, और इसके अलावा इसके लिए हम एनपीवी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एग लार्वल पैरासिटोइड है किलोनस ब्लैक बर्नी, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बाकी तो कल्चरल प्रैक्टिस सारी दी गई हैं जो हमने इंपॉर्टेंट वंस नोट भी कर लिए हैं, लेकिन ये जो 2-3 प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि ट्राइकोग्रामा का यूज है, एनपीवी है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ये आपको पता होनी चाहिए कि ये प्रैक्टिसेस हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, राइट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है ओके कॉटन जेसिड्स। कॉटन जेसिड्स की अगर हम बात करते हैं, जेसिड्स भी क्या करते हैं, सैप को बेसिकली सक करते हैं, और इनके केस में भी क्या होता है कि जो लीव्स होंगी उनमें येलोइंग हो जाएगी, क्योंकि ये क्या करते हैं, सैप को सक करते हैं, और साथ में कर्लिंग हो जाएगी, और बर्न्ट सिम्टम जैसे हमें देखने को मिलते हैं, तो बेसिकली बर्न्ट सिम्टम लिख सकते हैं यहाँ पे, बर्न्ट सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कोई जली हुई अपीयरेंस होती है वैसे हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे मैं आपको फोटोज दिखा देती हूँ, अडल्ट और निम्फ दोनों ही क्या है, डैमेजिंग स्टेज है, यहाँ पे आप फोटोज देख सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कर्लिंग ऑफ द लीव्स आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये जो आपका लीफ है इसके ऊपर आपको नंबर ऑफ जेसिड्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है जी, तो सेम ही इसमें भी ये क्या करता है, सैप को सक करता है। अब है व्हाइट फ्लाई, तो व्हाइट फ्लाई तो आप सबको पता है, ये भी क्या करती है, सैप को सक करती है, नंबर ऑफ वायरसेस को ये ट्रांसमिट करती है। व्हाइट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है, बेमिसिया टेबिसाई। व्हाइट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है, बेमिसिया टेबिसाई। ठीक है, सो क्लोरोटिक स्पॉट्स ऑन द लीव्स विच लेटर कोएलीज फॉर्मिंग इरेगुलर येलोइंग ऑफ द लीफ टिश्यू विच एक्सटेंड्स फ्रॉम वेन टू द आउटर एजेस ऑफ द लीव्स, कि क्लोरोटिक स्पॉट्स हमें लीव्स पे देखने को मिलेंगे जो इकट्ठे हो जाएंगे और इरेगुलर येलोइंग करेंगे लीफ टिश्यू की। सेवियर इन्फेस्टेशन रिजल्ट इन प्री मेच्योर डिफोलिएशन, कि अगर बहुत ज्यादा इन्फेस्टेशन होगी तो डिफोलिएशन भी हो जाएगी। डेवलपमेंट ऑफ सूटी मोल्ड, ये तो हमें पता ही है कि इसके केस में क्या है, ये हनी ड्यू को सिक्रीट करेगा तो सूटी मोल्ड वहां पे आएगा। शेडिंग ऑफ बर्ड्स एंड बॉल्स एंड पुअर बॉल ओपनिंग, ठीक है, कि यहाँ पे जो
कॉटन बॉल्स है उनकी ओपनिंग नहीं हो पाएगी प्रॉपर। और सबसे इंपॉर्टेंट लीफ कर्ल डिजीज का वेक्टर है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि कौन कौन से डिजीज का वेक्टर है कॉटन में। तो कॉटन व्हाइट फ्लाई बेमिसिया टेबेसाई कॉटन में लीफ कर्ल डिजीज को ट्रांसमिट करता है, लेकिन बाकी क्रॉप्स में भी बहुत सारी डिजीज को ट्रांसमिट करता है। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है कि बेमिसिया टेबेसाई कौन कौन से डिजीज को ट्रांसमिट करता है, नॉट ओनली इन कॉटन बट अदरवाइज भी कौन कौन सी डिजीजेज हैं जिनको ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। इस चीज को लिख लो, कॉटन व्हाइट फ्लाई या बेमिसिया टेबेसाई कौन कौन से डिजीजेस को ट्रांसमिट करता है, लिख लीजिए ये होमवर्क। ठीक है जी। ईटीएल क्या है, 5 to 10 इंसेक्ट्स पर लीफ, 5 to 10 insects per leaf. Avoid the alternate cultivated host crops of white fly in the vicinity of cotton crop, कि cotton crop के आसपास आपको जो इसके host crops हैं अंदर white fly के उनको नहीं लगाना है। ठीक है। दूसरा, growing cotton only once a year either in the winter or summer season in any cotton tract. Adopting crop rotation with non-preferred hosts such as sorghum, ragi, maize, etc. For the white fly to check the build-up of the pest, कि आप क्या करेंगे, sorghum, ragi, maize, etc. को हम क्या करेंगे, क्रॉप रोटेशन में यूज करेंगे। रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल्टरनेट वीड होस्ट लाइक एबुलिटॉन इंडिकम, ठीक है, ऑल्टरनेट होस्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे फील्ड वगैरह से। मॉनिटर करेंगे व्हाइट फ्लाई को। अब यहाँ पे ना सबसे इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बताऊं, ये तो चीजें चलती रहेंगी कि ऑल्टरनेट होस्ट नहीं लगाना है, कोलेटरल होस्ट नहीं लगाना है, सेम क्रॉप को रिपीट नहीं करना है, ये तो जनरल प्रैक्टिसेस हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आपको पता होना चाहिए, जो व्हाइट फ्लाई है उसके लिए हम यूज करते हैं येलो स्टिकी ट्रैप, लिख लेना इस चीज को। जो व्हाइट फ्लाई है इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, येलो स्टिकी ट्रैप। इसको नोट कर लेना कि व्हाइट फ्लाई के लिए हम क्या यूज करते हैं, येलो स्टिकी ट्रैप यूज करते हैं, सबको पता होना चाहिए। ठीक है। सो मॉनिटरिंग एक्टिविटी ऑफ अडल्ट व्हाइट फ्लाइज बाय सेटिंग येलो पैन ट्रैप्स एंड स्टिकी ट्रैप्स एट 1 foot हाइट अबव द प्लांट कैनोपी, also in situ counts. Collection and removal of whitefly infested leaves from the plants and those which were shed due to the attack of pest and destroying them. ये सारा आपको समझाने के लिए आप एक बार ये सारा पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इसकी प्रैक्टिसेस हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस जो मैंने आपको बताई है वो है येलो स्टिकी ट्रैप। ठीक है। और ये ईटीएल भी याद रखना। बाकी तो जनरल चीजें, ये जनरल चीजें आप पढ़ सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए। जब पेस्ट पढ़ेंगे तो एटलीस्ट आपको सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वन से याद रखनी है वो मैंने आपको बता दी। ठीक है। नेक्स्ट है पिंक बॉलवर्म पैक्टिनोफोरा गॉसिपिएला, विच वन इज द मोनोफेगस पेस्ट ऑफ कॉटन। ये कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है। सो पैक्टिनोफोरा गॉसिपिएला पिंक बॉलवर्म, और ये कैसा है, मोनोफेगस पेस्ट ऑफ द कॉटन है। मोनोफेगस पेस्ट ऑफ द कॉटन है जिसके केस में जो दो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, दो सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो रोजेट फ्लावर्स और दूसरा एडजॉइनिंग ऑफ सीड्स। रोजेट फ्लावर्स एंड दूसरा एडजॉइनिंग ऑफ सीड्स। अब इसमें देखो क्या होता है कि जब हम बात करते हैं पिंक बॉलवर्म की, ये क्या करता है, क्या बोल रहे हैं, स्टिकी ट्रैप कैसे काम करेगा, येलो कलर का होता है। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो पर्टिकुलर कलर की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, तो जब उनको येलो कलर दिखाई देगा वो फटाफट से क्या करेंगे, उस कलर की तरफ को अट्रैक्ट कर लेंगे और आप उनको क्या कर सकते हो, कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि स्टिकी ट्रैप है। ठीक है। चलिए अभी हम बात कर रहे हैं पिंक बॉलवर्म ऑफ कॉटन की, और पिंक बॉलवर्म आपका पैक्टिनोफोरा गॉसिपिएला है। क्या बोल रहे थे हम कि इसमें जो सिम्टम्स हैं, एक तो रोजेट फ्लावर्स हैं और एक हमें एडजॉइनिंग ऑफ सीड्स देखने को मिलता है। तो रोजेट फ्लावर जो सिम्टम होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, रोजेट फ्लावर लाइक शेप देखने को मिलती है। और ये जो लार्वे होते हैं ये क्या करते हैं, बेसिकली जब सीड कर्नल्स के अंदर क्या करते हैं, फीड करते हैं
और जब ये कॉटन बॉल्स के अंदर जाएंगे ना, तो जो ये होल भी बनाते हैं उसको प्लग कर देते हैं, बंद कर देते हैं एक्सक्रीटा के साथ, ताकि आपको दिखाई ना दे कि ये लार्वे अंदर रह रहा है। अब ये क्या करेगा, वहां पे जो होल्स होते हैं उनको क्रिएट करेगा और सीड्स को इकट्ठा कर देगा, जिसको हम बोलते हैं डबल सीड फॉर्मेशन। तो ये क्या करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, डबल सीड फॉर्मेशन करते हैं। एंड दूसरी चीज क्या है कि इसके केस में जो रोजेट फ्लावर सिम्टम है वो हमारा इंपॉर्टेंट सिम्टम है। ठीक है, सो क्या बोलता है, द होल ऑफ एंट्री प्लग्ड बाय एक्सक्रीटा ऑफ लार्वे विच आर फीडिंग इनसाइड द सीड कर्नल, they cut window holes या interlocular burrowing in the two adjacent seeds and thereby forming double seeds. Window holes मतलब short holes. The attacked buds and immature balls drop off. Discolored lint and burrowed seeds. देखो ना, ये जो आपके जितने भी बॉलवॉर्म है, कॉटन में ना बहुत सारे बॉलवॉर्म आते हैं। एक हमने हेलिकोवर्पा पढ़ लिया, एक हम पिंक बॉलवॉर्म पढ़ रहे हैं, एक हम स्पॉटेड बॉलवॉर्म पढ़ रहे हैं। तो इनका मेन चीज क्या होती है ना, कि जो कॉटन का लिंट होता है, सबसे मेन चीज क्या है, कॉटन में जो धागे आपको मिल रहे हैं, जो कॉटन आपको मिल रहा है, कपास मिल रहा है, तो ये क्या करेगा ना, उसको डिसकलर्ड कर देगा या उसको ना लिंट दे देगा, पिंक कलर की ये स्टेन दे देगा, या जो बाकी वाले हैं वो अलग अलग कलर के स्टेन दे देंगे, जिसकी वजह से ना उसकी मार्केट वैल्यू बिल्कुल डाउन हो जाती है, काम का नहीं रहता है, और दूसरा उस पर खाएगा, उस पर फीड करेगा। इसीलिए ये जो बेसिकली कैटरपिलर होते हैं, इसकी ये डैमेजिंग स्टेज होती है। तो देखो क्या बोल रहे हैं कि discolored lint and burrowed seeds, roset flower is the characteristic symptom. The total shedding is caused by the bollworm, collectively one half may be due to the attack of pink bollworm. कि जितनी भी आपकी टोटल शेडिंग होती है ना बॉलवॉर्म की वजह से, तो हो सकता है जो आधी शेडिंग हो वो पिंक बॉलवॉर्म से हो। So the two adjoining seeds are joined together within the damaged wall by the pink bollworm, which is known as double seed formation. अभी अक्षय बोल भी रहे डबल सीड मतलब कि दो सीड्स इकट्ठे हो जाने, एडजॉइनिंग हो जाती है दो सीड्स की कॉटन बॉल में, उसी को बोला जाता है डबल सीड फॉर्मेशन। यहाँ लिखा भी है, द टू एडजॉइनिंग सीड्स आर जॉइंड टुगेदर विद इन द डैमेज्ड बॉल बाय द पिंक बॉलवॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया हमें पिंक बॉलवॉर्म के बारे में। यहाँ पे देख सकते हो ये पिंक कलर जो आपका लार्वे है पिंक बॉलवॉर्म का आपको दिख रहा है, कॉटन बॉल्स के ऊपर फीड कर रहा है, वो कॉटन बॉल के अंदर लार्वा है। ठीक है, राइट। अगला आप देख सकते हो एग है, लार्वे है, प्यूपा है एंड अडल्ट है। So the caterpillar feeds on the flower buds, flower and bore into balls. When they bore into flower buds, they feed on the developing anther and style and occasionally into the ovary. When they are found in flowers, the flowers do not open and give roseate appearance. कि जब ये स्टार्टिंग स्टेज में अटैक करता है ना और फ्लावर्स के ऊपर अटैक करता है, तो फ्लावर्स क्या करते हैं, खुलते ही नहीं है, और जिसकी वजह से रोजेट अपीयरेंस देखने को मिलती है। So locules are damaged and interlocular burrowing can be noticed. Locules damage हो जाते हैं, interlocular burrowing हमें देखने को मिलती है। Seeds are destroyed, seeds destroy हो जाएंगे and lint gets stained. Lint कैसा हो जाएगा, stain हो जाएगा। The aperture through which they make their entry into the ball is closed and it becomes difficult to differentiate between the healthy and infested ball. कि जिसके थ्रू वो एंट्री लेते हैं ना, जिस होल के थ्रू, उसको तो प्लग कर दे रहे हैं, अपने एक्सक्रीटा के साथ में बंद कर दे रहे हैं, तो पहचानना बहुत मुश्किल है कि कौन सा हेल्दी है और कौन सा इन्फेस्टेड वन है। देख लेते हैं मैनेजमेंट ग्रोइंग ऑफ बीटी कॉटन वेराइटीज। आपको पता है कि बॉलवर्म कॉम्प्लेक्स के लिए जो बीटी कॉटन है या बीटी कॉटन वेराइटीज हैं, दैट आर द बेस्ट। देन डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉटन स्प्राउट्स, ऑल्टरनेटिव होस्ट ऑफ बर्निंग ऑफ प्लांट डेब्री, ये भी जनरल प्रैक्टिस है। ETL 10% ऑफ द इन्फेस्टेड फ्रूटिंग पार्ट्स। ETL क्या है कि अगर आपके 10% जो आपके इन्फेस्टेड पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, तो आप क्या करोगे, एक्शन लोगे। फेरोमोन ट्रैप्स को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ट्राइकोग्रामा को हम रिलीज कर सकते हैं, एग पैरासिटोइड को, और इंसेक्टिसाइड इनमें से ट्राइजोफोज या फिर फेजिलोन में से कोई एक इंसेक्टिसाइड को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो दो तीन बातें अगर मैं आपको बोलूं लेपिडोप्टेरन के लिए और स्पेशली बोरर के लिए, एक तो जो बीटी कॉटन है वेरी इंपॉर्टेंट, फेरोमोन ट्रैप भी यूज किए जाते हैं। अगेन अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फेरोमोन ट्रैप होते हैं ना, उसमें बेसिकली कुछ हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं मेल को। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसको अट्रैक्ट करते हैं, मेल को।
और हम कैप्चर भी किसको कर रहे हैं यहाँ पे, मेल इंसेक्ट को, ठीक है। और फेरोमोन किसका डालते हैं, फीमेल का, जो हार्मोन डालेंगे ना फीमेल का डालेंगे, किसको अट्रैक्ट करने के लिए, मेल को अट्रैक्ट करने के लिए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि किसको कैप्चर करता है फेरोमोन ट्रैप, मेल इंसेक्ट्स को कैप्चर करता है, राइट। इसके अलावा एक पैरासिटोइड है, वो आप नोट कर सकते हैं, ट्राइकोग्रामा वगैरह है, उसको आप देख सकते हैं। अब अगला है हमारे पास में स्पॉटेड बॉलवर्म। स्पॉटेड बॉलवर्म के अगर हम इंपॉर्टेंट सिम्टम की बात करते हैं तो 2-3 इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। पहले तो बात कर लेते हैं यहाँ क्या क्या दिया गया है। एक तो फ्लेयर अप सिम्टम या फ्लेयर स्क्वायर, अभी मैं आपको दिखाऊंगी फोटो भी, वो इसके केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है, पूछा जाता है। और ये जो पेस्ट है ये मोनोफेगस पेस्ट नहीं है, ये आपका कॉटन में भी आता है, ये आपका ओकरा में भी आता है, तो ये मोनोफेगस पेस्ट नहीं है। जो पिंक बॉलवर्म था वो मोनोफेगस पेस्ट है, ये वाला नहीं है। सो अ सीरीज ऑफ लॉन्गिट्यूडिनली ब्लैक स्पॉट्स ऑन द बॉडी विद डल ग्रीन कलर and having tiny stout bristles are the main identification marks of spotted bollworm। ठीक है, ब्लैक कलर के स्पॉट्स होंगे बॉडी पे, डल ग्रीन कलर की बॉडी होगी और छोटे छोटे ब्रिसल्स होंगे। causes heavy shedding of fruiting bodies। फ्लेयर अप सिम्टम या फ्लेयर स्क्वायर सिम्टम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। इन द अटैक्ड बॉल्स द लिंट इज स्पॉइल्ड बाय द लार्वे फीडिंग, की जो बॉल्स होती है उसमें लिंट जो है वो स्पॉइल हो जाता है बाय द लार्वल फीडिंग। एंड द इन्फेक्टेड बॉल्स ओपन प्रीमेच्योरली एंड प्रोड्यूस पुअर लिंट रिजल्टिंग इन द लोअर मार्केट वैल्यू, कि जो इन्फेक्टेड बॉल्स हैं वो पहले ओपन कर जाएंगे और पुअर लिंट हमें देखने को मिलेगा और लोअर मार्केट वैल्यू देखने को मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, ड्राइंग टर्मिनल ऑफ द शूट, ठीक है, ड्राइंग टर्मिनल्स है यहाँ पे, बोर होल्स एंड रॉटिंग एंड फ्लेयर स्क्वायर, खुल गया ना ये, तो फ्लेयर स्क्वायर सिम्टम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये आपके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं ऑफ दिस स्पॉटेड बॉलवर्म। सो ड्राइंग एंड ड्रूपिंग ऑफ टर्मिनल शूट्स ड्यूरिंग प्री फ्लावरिंग स्टेज, शेडिंग ऑफ स्क्वायर एंड यंग बॉल्स, फ्लेयरिंग अप ऑफ ब्रैकेट्स ड्यूरिंग स्क्वायर एंड यंग बॉल फॉर्मेशन स्टेज, की जब आपकी इसमें कॉटन में स्टेजेस आती है ना, स्क्वायर एंड यंग बॉल स्टेज, उस टाइम पे ये खुल जाते हैं ब्रैकेट्स, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, ये बिल्कुल खुल चुके हैं। इस सिम्टम को बोला जाता है फ्लेयर स्क्वायर सिम्टम। फ्लेयर क्या होता है, जैसे लहंगे का देखते हो ना घेरा सा बन जाता है, वैसे यहाँ पे क्या होता है, घेरा सा बन गया, ये खुल गए हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्लेयर स्क्वायर सिम्टम बोलते हैं। नाउ अगला सिम्टम होल्स ऑन दी बॉल्स एंड रॉटिंग ऑफ द बॉल्स, वो तो रहेगा कि जब भी आप यहाँ पे बात करोगे लार्वे की तो वो क्या करेगा, होल्स को क्रिएट करेगा एंड रॉटिंग करेगा, वो तो रहेगा ही यहाँ पे। ठीक है जी, यहां तक सिम्टम क्लियर हो गए सबको। फोटोज देख सकते हो। अगला है लीफ रोलर, और लीफ रोलर जो है आपका उसका नाम है सिलेप्टा डेरोगेटा। अब लीफ रोलर के नाम से पता चल रहा है कि लीफ रोलर क्या करता है, बेसिकली रोलिंग ऑफ द लीव्स कर देता है, तो यहाँ पे वही रहेगा। तो लीव्स आर रोल्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रम्पेट फास्टेंड बाय द सिल्कन थ्रेड्स, मार्जिनल पोर्शन ऑफ द लीव्स ईटन अवे, प्लांट्स डिफोलिएटेड इन द सीवियर अटैक। ठीक है, कि ये लीव्स को क्या कर रहा है, फोल्ड कर रहा है, और जो मार्जिन पोर्शंस है उनको खा ले रहा है, जो लीव्स है उनको ये सिल्कन थ्रेड से, हमने बोला ना सिक्रीट करते हैं सिल्कन थ्रेड्स, उससे क्या कर रहा है, बंद कर दे रहा है, मार्जिन को खा ले रहा है, और जब बहुत ज्यादा अटैक होगा तो ये लीव्स को क्या कर देगा, डिफोलिएट कर देगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक तो मैनुअल कलेक्शन, और उसके अलावा क्लोरपायरिफॉस, डाइक्लोरोवॉस एक्सेट्रा को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फोटोज देख सकते हो, ये लार्वे है, ये रोल्ड लीव्स आपको दिख रही है, और यहाँ पे आप देखोगे बेसिकली डिफोलिएशन भी आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे अडल्ट है। ठीक है, तो ये सिलेप्टा डेरोगेटा या फिर कॉटन का जो लीफ रोलर है उसके फोटोज हैं। चलिए अगला है रेड कॉटन बग। जैसा कि अभी अक्षय बोल रहे थे कि मैंने बहुत सारे पेस्ट देखे हैं कॉटन में, हाँ आते हैं, रेड कॉटन बग इस तरह का पेस्ट है, ये आपने देखा होगा। ठीक है, हाँ
डायमंड शेप्ड, और यहाँ पे आप देख रहे हो ब्लैक कलर के डॉट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, थोरेक्स रीजन पे भी, है ना। हाँ, ये इसका जो है रेड कॉटन बग है ये। तो रेड कॉटन बग की अगर हम बात करते हैं, इसका नाम है डिस्डर्गस सिंगुलेटस। क्या नाम है? डिस्डर्गस सिंगुलेटस। रेड कॉटन बग में, रेड कॉटन बग क्या करता है, जो लिंट होता है उसको रेड स्टेन कर देता है और बॉल्स की रॉटिंग कर देता है, और जो यंग बॉल्स हैं वो तो बिल्कुल खराब ही हो जाएंगे और डार्क ब्राउन के कलर के हो जाएंगे, और जो बॉल्स हैं उनके अंदर हमें वाटर सोक्ड स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। ये क्या करता है, एक बैक्टीरिया है निमेटोस्पोरा गॉसिपी, जो क्या करता है वहां पे जहां पे से इंजरी की होगी उसके थ्रू क्या करता है, एंटर कर जाता है, वो भी डैमेज कॉज करता है। और ये जो नीम फॉर अडल्ट्स हैं, इनके केस में आप देखोगे रेड कलर के ये बग्स होते हैं, वाइट बैंड्स होते हैं ऑन द एब्डोमेन एंड द बैक मार्किंग ऑफ द विंग्स। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन इसकी। तो प्लो द फील्ड टू एक्सपोज द एग्स, फील्ड को प्लो करो एग्स को ताकि वो एक्सपोज हो जाए, और इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं फॉस्फोमिडान। तो ये आपका रेड कॉटन बग है। ठीक है, एक रेड कॉटन बग होता है और एक डस्की कॉटन बग होता है। जो डस्की कॉटन बग होता है ना, वो क्या करता है, ब्लैक कलर की अपीयरेंस देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों ही क्या करेंगे, सैप को सक करेंगे। तो डस्की कॉटन बग sucks the sap from the developing seeds and in open balls and stains the lint black। वो क्या कर रहा था, रेड कर रहा था, ये वाला क्या कर रहा है, ब्लैक कर रहा है। सीड्स कैसे हो जाएंगे, डिसकलर्ड हो जाएंगे और छोटे रह जाएंगे, श्रंकन हो जाएंगे। सिगार शेप के एग्स हैं, व्हाइट कलर के एग्स हैं इन द क्लस्टर ऑफ 2 to 10 ये देता है। और नीम्स एंड एडल्ट्स आप देख सकते हो कैसे हैं, इस तरह से डस्की हैं, ब्लैक कलर के हैं और पॉइंटेड हेड है इसका, यहाँ पे आप देख सकते हो। और हाइलिन, ये वाले विंग्स देख सकते हो, ये कैसे है, हाइलिन विंग्स है। तो ये जो है इसका आइडेंटिफिकेशन फीचर है। तो जिस जिसके आइडेंटिफिकेशन फीचर्स हो सकते हैं कवर, उसके आपने आइडेंटिफिकेशन फीचर मैच कर लेने हैं फोटो के साथ में और पढ़ लेने हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? यहां तक सबको समझ में आ गया? चलिए अब आगे बात करते हैं। लीफ रोलर हमने अभी डिस्कस किया है ना, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। चलिए अब इसका टेबल देख लेते हैं, अब टाइम भी हो गया है। पिंक बॉलवर्म पैक्टिनोफोरा गॉसिपिएला, रोसेट फ्लावर्स, pinhead size hole on the balls and the double seeds, spotted bollworm, Aereas vitella, flared squares, drying up of the shoots. American bollworm, Helicoverpa parmigera, larvae feed voraciously on the leaves, squares and flowers and make large irregular holes on the balls. Cotton leaf roller, Silepta arrogata, larvae feeds inside the leaves। ठीक है, ये सारे जो हैं ये आपके लीफ जो, अच्छा एक मिनट, ये सारे आपकी समरी है इसकी, जस्ट अ मिनट, पेस्ट ऑफ कॉटन है ये। ठीक है, इसको करेक्ट कर लो, ये सारे आपके पेस्ट ऑफ कॉटन है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये समरी आपकी पेस्ट ऑफ कॉटन की। ठीक है, तो समरी भी साथ साथ में दे रही हूं, तो थोड़ा सा पढ़ाई कर लेना है ना। ठीक है जी, नेक्स्ट इज व्हाइट फ्लाई। यहाँ पे भी सेम ही कर देना, मैं ही कर देती हूँ अभी, फिर भूल जाओगे। यहाँ पे भी सेम ही कर देते हैं। चलिए चलिए, रोग लिख दिया, पेस्ट इसके कीट। ठीक है, जस्ट अ मिनट, इसको करेक्ट कर लेते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना आए।
चलिए, सो अगला है व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई जो है वो है बेमिसिया टेविसाई। ये क्या करते हैं, नीम फॉडल्ट जो आपका सेल का सैप होता है उसको सक करते हैं। अगला है रेड कॉटन बग डिस्डर्कस सिंगुलेटर्स। निम्फ एंड अडल्ट्स क्या करते हैं, लिंट को रेड कर देते हैं, और जब कॉटन के साथ में क्रश हो जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, जो लिंट है वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। डस्की कॉटन बग ऑक्सीकैरिनस लेटस, जिसके एग्स क्या होते हैं, सिगार शेप के होते हैं, और इसके केस में ये स्टेन कर देते हैं कॉटन को ब्लैक। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है ना, लार्वी है कॉटन के अंदर, पता नहीं चलता, तो जब आप उसकी क्रशिंग करोगे ना तो इसके कलर की वजह से भी जो आपका कॉटन है वो रेड या ब्लैक कलर का हो जाएगा, डिपेंड करेगा कौन सा पेस्ट है। टोबैको कटवर्म स्पोडोप्टेरा लिटोरा, जो कि लीफ फीडर है, ये हम बात करेंगे टोबैको में ही इसकी। चलिए, तो ये हमारे पास में कुछ पेस्ट थे जो हमने आज कवर किए। अब शुगरकेन की पेस्ट है, नाम नाम देख लेते हैं। अर्ली शूट बोरर, इंटरनोड बोरर, टॉप बोरर, शुगरकेन लीफ हॉपर। ये सारा हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, ये सारा हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस को पूछ लिया जाए। चलिए, होमवर्क क्या है, पेस्ट ऑफ राइस, व्हीट, क्या पढ़ा, मेज एंड कॉटन। ठीक है, इन सब के पेस्ट को आपने कल पढ़ के लाना है। ठीक है, और बहुत अच्छे से टेबल भी बनाने हैं एंड रिवाइज भी करके आना है। ठीक है जी, बोलो, पढ़ के आओगे कल? ठीक, अच्छा ये समरी है, ठीक है, राइट, ठीक है, सो दिस वन इज समरी। कल पढ़ के आओगे तो बताओ मुझे, कल पूछूं या आज पूछूं, फिर क्वेश्चंस बोलो। बताओ भाई, कल पूछूं क्वेश्चंस या आज पूछूं? तो होमवर्क आपका ये रहा, राइस, व्हीट, मेज, कॉटन के पेस्ट लर्न करके आने हैं, रिवाइज करके आने हैं। ठीक है, और नोट्स भी बनाने हैं इनके। चलिए, बोलो, बताओ भाई, क्वेश्चंस आज करने हैं या कल करने हैं फिर सबके इकट्ठे? बताओ, जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। कल के लिए ऐसा करो, ये सारा पढ़ के आओ, और कल मैं आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगी। इतना तो पढ़ ही सकते हो ना? बताओ, इतना तो पढ़ ही लोगे ना सारे? तो कल के लिए जितना भी हमने कवर किया है, राइस, व्हीट, मेज, कॉटन, जो भी बड़ा है सब कुछ पढ़ के आएंगे, और कल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी इसके। कल हम शुगर केन के बारे में पढ़ेंगे, बाकी क्रॉप्स के, सीरियल क्रॉप्स की डिजीज कवर करेंगे, और ज्यादा क्रॉप्स नहीं है, बहुत कम क्रॉप्स है यहाँ पे कवर करने के लिए। उसके बाद में हम जो भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, उनको कवर करेंगे, स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट करेंगे, और एक वो केमिकल कंट्रोल वाला पार्ट रहा है, फैक्ट्स करेंगे, एंड दैट्स इट। ठीक है, उसी के साथ हमारा सिलेबस भी हो जाएगा। चलिए ठीक है, ट्राई करेंगे हम जितना मैक्सिमम कल कवर कर पाए। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कल पढ़ के आना फिर सारे, है ना, ऐसे मत आ जाना। आज भी पूछ लूं, चलो ऑप्शन नहीं देती हूँ, ऐसे पूछ लेती हूँ। बताओ कॉटन का मोनोफेगस पेस्ट, चलो दे ही देती हूँ ऑप्शन भी।
चलो बताओ अब आंसर, है ना, ABCD 4 ऑप्शंस एंड लो। चलो बताओ अब आंसर क्या होगा। पिंक वॉल्वॉर्म तो सबने लिख दिया, हाँ जी बताइए। हाँ अक्षय क्या बोल रहे हो? अच्छा आप में से किसने दिया था कल यूपी ट्रिपल एस CGT का एग्जाम दिया था किसी ने? ये भी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, दिया है किसी ने एग्जाम कल? बताओ बताओ। चलिए नहीं दिया है, कोई है ऐसा जिसने कल पेपर दिया है कोई ऐसा? कर दिया आंसर सबने? चलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। देख लेते हैं कितने बच्चों का सही है। सबका सही है, वेरी नाइस, मतलब आपको पेस्ट याद हो रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन, सीरियस पेस्ट ऑफ व्हीट। सीरियस पेस्ट ऑफ व्हीट, स्टेम बोरर, रूट बोरर, टर्माइट, नन ऑफ दीज। बताओ। क्या बोलो बेटा, नॉट क्वालिफाइड फॉर एनी BSc एग्रीकल्चर, मेरा भी रिप्लाई। अंकुश आपने क्या बोला था बेटा, फिर से बताना। अच्छा आप बिहार से हो, चलिए कोई बात नहीं। क्या बोला था अंकुश आपने? मैंने आपका डाउट ना देख ही नहीं पाई क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवा रही थी, अभी देखा स्क्रीन पे। क्या पूछा बेटा आपने, बता दो। अंकुश दोबारा से पूछ लो, क्या डाउट पूछा आपने? सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी, टर्माइट। कितने बच्चों का सही है? 80%। 10 बच्चों का गलत है, कोई बात नहीं, ठीक है बढ़िया है। 2 ही क्वेश्चन है इसमें तो क्या है लीडर बोर्ड देखना, बट चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ओके चलिए, हाँ जी कौन क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, पूछो फटाफट से पूछो। क्या पूछ रहे थे सर? चैट थोड़ी सी ऊपर करना, थोड़ी सी ऊपर, ऊपर और ऊपर, और और ऊपर, और ऊपर। रुकना 1 मिनट। अच्छा नीचे कर दो सर, ठीक है ठीक है ठीक है, देख लिया मैंने आपका मैसेज कि मैम एक ही क्लास का कवर हो पा रहा है अच्छे से और सारा टाइम प्री का पढ़ने में जाता है, तो कैसे मैनेज करें? देखो अभी के लिए ना आप ट्राई क्या करो कि जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल चीजें हैं उसको क्लास में लर्न करने का ट्राई करो। जैसे अभी इसकी क्लास चल रही है, जितना मैक्सिमम कवर कर सकते हो सब कुछ क्लास में ट्राई करो कि मेरा सब कुछ क्लास में कवर हो जाए। और उसके बाद में जब एक बार ये सारा हो गया, जो भी आपका प्री का प्रैक्टिस चल रहा है उसको बहुत आराम से प्री की प्रैक्टिस करी। और बीच में ऐसा करो कि या तो क्लास से पहले या तो फिर शाम को आधा घंटा निकालो और जो जो चीजें पढ़ी है उनको आराम से एक बार पढ़ लो। अगर क्लास में मैक्सिमम लर्न कर लिया होगा तो 10-15 मिनट में सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आपने पढ़ा है उसको आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। ओके, बाकी ऑब्वियस है बेटा प्री आपका आने वाला है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। लेकिन अगर आपने प्री करते करते मेंस छोड़ दिया, एकदम से एग्जाम आ जाएगा 2 महीने बाद, तो फिर क्या करोगे? फिर तो चीजें भूल जाओगे ना, तब तक शुरू से शुरू करना पड़ेगा फिर। इसीलिए साथ साथ में दोनों चीजों को चलाओ। जब प्री बहुत नजदीक होगा उस टाइम पे मेंस को कुछ दिन छोड़ देना, लेकिन अभी तक के लिए स्ट्रेटेजी यही फॉलो करो कि मेंस को मत छोड़ना, भी मेंस को भी पढ़ते ही रहना। ठीक है, अभी इतनी जल्दी मेंस नहीं छोड़ना है, जब बहुत पास में प्री होगा, हाँ प्री की प्रैक्टिस को ज्यादा टाइम दो एज कंपेयर टू मेंस।
प्री की प्रैक्टिस में जो सब्जेक्ट वीक है, जो लगता है उसको मैक्सिमम करो, क्योंकि प्री को सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट का यही है कि टाइम हो सकता है प्री के कंपैरिजन में इन सब्जेक्ट्स को थोड़ा कम देना पड़े, पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल ही छोड़ देना है। ठीक है, बाकी बेटा जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स हैं वो आपको बेटर बता सकते हैं कि कैसे क्या करना है, आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं या उनको पूछ सकते हैं, है ना, उसका उनको पता होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से कवर करिए, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, अपनी एनर्जी को गलत डायरेक्शन में डाइवर्ट मत करो, अपनी एनर्जी को फोकस्ड रखो बिल्कुल एग्जाम पे। ठीक है, कोई बात नहीं, वो ना जो आप बोल रहे हो ना कि कल एग्जाम है आज हम पढ़ेंगे, वो फोकस होता है। आपको जब टेंशन सिर पे पड़ती है ना कि मेरा कल एग्जाम है, तो आपका फोकस एकदम से बढ़ जाता है कि नहीं अब तो पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यही फोकस अगर आप पहले खुद में डेवलप कर लो, वो जो फोकस बनता है वो टेंशन के मारे बनता है, और यही फोकस जब आप काम होके खुद डेवलप करते हो ना, तो वो आपको लॉन्ग रन में फायदा देगा। ठीक है, ओके बेटा, मैं पूछूंगी अभिषेक, आपका ये जो डाउट है इसको मैं पूछ के आपको बता दूंगी। चलिए, थैंक यू सो मच। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। बाकी वैसे नोट्स आपको बताया था कि बाइलिंगुअल फॉर्म में ही रहेंगे, जैसे हम बात करें इंग्लिश में कंटेंट होगा, टॉपिक्स हिंदी में होंगे, बाकी हम जैसे बात करें, जहां आपको नहीं पता चलेगा वहां पे आप पूछ लेना। ओके, चलिए थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए कल सब लोग पढ़ के आना। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा तो पढ़ के आना, बेसिक बेसिक तो सारा कवर करके आना, है ना, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ तो पढ़ के आना। ये चीज रोज कैसे डेवलप करें, खुद को बताओ कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, और अभी स्ट्रगल करूंगा तो ठीक है, पर मैं इसी तरह से 4-5 साल तक स्ट्रगल नहीं कर सकता जॉब के लिए। ये खुद को बताया करो, पॉजिटिव चीजों को एफर्मेशंस क्या करो कि मुझे खुद के लिए कुछ करना है, मैं करूंगा, है ना, और फोकस बनाया करो। पहले से प्लान करके चीजों को चलोगे ना तो बढ़िया दिन जाता है पूरा। अनप्लान